नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है साहित्य में वसंत, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्यकार गंभीर सिंह पालनी जी और कवित्री निकी पुष्कर। पालनी जी और निकी पुष्कर जी, आप दोनों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत पालनी जी मैं आपसे करता हूं, और आपसे पहले तो यही जानने का मन है कि बसंत पर साहित्य में बहुत लिखा गया है, कविता में, गद्य में, सभी विधाओं में लिखा गया है। कुछ आपको ऐसा स्मरण आता है जो कुछ कथाकारों को, कवियों को आप इस समय याद करना चाहें? बसंत के विषय में जी, कालिदास के समय से लेकर आज के युग तक बहुत कुछ लिखा गया है। जी, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में, मालविकाग्नि मित्रम में हमें वसंत की झलक मिलती है। जी, और आधुनिक युग में एक जो बड़ी प्रसिद्ध रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है, वसंत आ गया है। वह निबंध उन्होंने जिन दिनों वे विश्व भारती यानी शांति निकेतन में कार्यरत थे, उन दिनों अपने आवास पर रहते हुए लिखा था। जी, उस निबंध में उन्होंने शिरीष के वृक्षों का भी वर्णन किया है, पलाश के वृक्षों का भी किया है जी, और अमरूद के वृक्षों का भी किया है। तो एक वृक्ष जो है पलाश का उनके आवास के सामने है, उसमें पुष्प नहीं आए हैं, और उनके घर के बगल वाले घर में एक पुष्प है, एक वृक्ष है पलाश का, जिसमें वो दुबला पतला वृक्ष है लेकिन उसमें पुष्प आ गए हैं। क्या बात है। तो वो ये कहते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं शायद उनमें भावनात्मकता ज्यादा होती है। क्या बात है, बहुत इसलिए यह जल्दी फूल गया है। और अमरूद के लिए वो कहते हैं इसका वसंत तो 12 मास रहता है। जी, कुछ लोगों का वसंत वो कहते हैं 9 मास रहता है, कुछ का 6 मास रहता है, कुछ का 1 मास रहता है और कुछ का 12 मास रहता है। जी, इसके अलावा उनका एक और निबंध है, आम फिर बोरा गए हैं। तो उसमें भी वो आम का जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि बसंत आने से पहले अगर आम का कोई बौर, किसी वृक्ष में बौर आ गया हो और उस बौर को अपनी हथेली पर रगड़ लिया हो, तो वह व्यक्ति बिच्छू के डंक से मतलब उसको नहीं डस सकता, ऐसी मान्यता है। जी, तो वो कहते हैं कि मैंने तो भाई ये करके भी देखा है। और वसंत से पहले फूलने वाले आम के लिए वो कहते हैं कि ये अति उत्साही क्या बात वृक्ष है, बहुत अच्छा है। और इसलिए इसके जीवन में जल्दी वसंत आ गया है। जी, इसके अलावा वसंत को लेके नागार्जुन जी ने, केदारनाथ अग्रवाल जी ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने और ऋतुराज जी ने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। और मैं आपको उनमें सुमित्रा कुमारी सिन्हा, उन्होंने भी लिखी हैं। मैं आप इजाज़त दें तो एक दो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी, पालनी जी, बसंत पर कविता हम ज़रूर सुनते हैं जी। कविता वाला क्रम बाद में लाएं, उससे पहले आपसे कविता सुनूं, उससे पहले मैं जरा निकी पुष्कर के पास जाता हूँ इस सवाल के साथ कि निकी जी, आपकी कविताएं हमने पढ़ी हैं, खूब पढ़ी हैं, और आपका एक कविता संग्रह भी चर्चा में है। बसंत पर कई कवियों ने लिखा है, और मधुमास तो कविता का एक तरह से प्रमुख मास है ही। किन कवियों को आप याद करना चाहेंगे जिन्होंने बसंत पर लिखा है, और उनमें से किसी एक कवि की कोई बहुत सुंदर सी कविता जो आपको लगती हो वो भी सुना दें तो अच्छा है। जी सर। मैं मैडम से अनुरोध करूंगा कि केदारनाथ अग्रवाल की कविता ये वासंती हवा है। क्या बात है। अगर आपको स्मरण हो तो पालनी जी का जो अनुरोध है उस पर विचार किया जाना चाहिए। जी, पहले कवियों का मैं समझती हूँ कि आदिकाल से आधुनिक काल तक
सभी कवियों ने, सभी रचनाकारों ने बसंत पर कुछ ना कुछ लिखा है जी। और महादेवी वर्मा हैं और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत जी, उनको तो प्रकृति का कवि कहा गया है जी, और बाबा नागार्जुन जी, और निराला जी ने तो बसंत को परी की उपमा दे दी है। क्या बात। कि आओ आओ मेरे बसंत की परी, छवि विभा भरी। जी। और जैसा कि अभी सर ने फरमाइश की है कि केदारनाथ अग्रवाल जी की वो कविता मैं पढ़कर सुनाऊं, जी, जी। तो ज़रूर मेरा मन भी है कि मैं वो पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी जी। कि उसमें उन्होंने इतना सुंदर मानवीकरण किया है बसंत का। ये ऐसे लगता है जैसे कोई चपला और कोई चंचला, कोई नवयौवना विचर रही हो और पाठक जब उसको पढ़ता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। क्या बात। तो बहुत ही सुंदर, वो बहुत, मैं तो डूब जाती हूँ उसमें। जी। तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा वो। जी, जरूर जरूर आप देख के ही पढ़िए। सुनाऊंगी। लेकिन अब गंभीर सिंह पालनी जी की तरफ से अनुरोध आया है तो जरूर मैं भी जानना चाहूंगा कि उस कविता में केदारनाथ जी को तो हमने खूब पढ़ा है। मैं केदारनाथ जी से मिला भी हूँ, मैं उनके घर पर उनके जन्म दिवस पर जी, और उनके मुंह से भी मैंने ये कविता क्या सुनी। बात है। तो आज हम निकी पुष्कर जी से मैं इसी बांदा कविता गया उनके आवास पर, उनके जीते जी, उनका जन्मदिन था। जी, और ये जो कई कवियों से मेरी वहाँ भेंट भी हुई, उनके जन्मदिन पर देश भर से लोग जुटते रहे। जी, बड़ा मनोहारी दृश्य उन्होंने इसमें जी, कि हवा हूँ बसंती हवा हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ। बहुत अच्छा। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर, झुलाती चली मैं झुमाती चली मैं, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बहुत सुंदर। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू, उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुंची वहां गेहूंओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी। कितना सुंदर चित्रण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिक आ रहा था उसी पर ढकेला, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे, बहुत सुंदर। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निकी पुष्कर जी, ये बहुत ही सुखद संयोग रहा कि गंभीर सिंह पालनी जी एक महत्वपूर्ण कथाकार होने के अलावा आलोचक भी अच्छे हैं, और जब उन्होंने किसी कविता का नामोल्लेख किया तो मैं भी जानना चाह रहा था कि इस कविता में ऐसा क्या है, और मुझे लगता है कि बसंत के समग्र वर्णन का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण हमारे सामने नहीं हो सकता। बहरहाल आपने ये बहुत सुंदर कविता हमको सुनाई, इसके लिए आपका आभार। गंभीर सिंह पालनी जी, जब हम बसंत की चर्चा करते हैं तो उसमें दो छोर हैं चर्चा के, एक मिलन वाला पक्ष है जी, एक बिछोह वाला पक्ष है। जी जी। मैं देखता हूँ कि हमारे पर्वत प्रांतर में जितने लोक गीत हैं बसंत के अवसर पर गाए जाने वाले, उनमें बिछोह वाला पक्ष ज़्यादा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर साहित्यकार इन दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष है जो आपको ज़्यादा फबता है, ज़्यादा भाता है?
देखिए, जो मिलन वाला पक्ष है वो ज़्यादा फपता है, लेकिन जो आपने कहा हमारे लोक साहित्य में विछोह वाला पक्ष ज़्यादा है उत्तराखंड के लोक साहित्य में। उसका कारण ये है कि रोजी रोटी की तलाश में पुरुष प्रदेश से, क्षेत्र से बाहर चले। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो उस समय वसंत का जब आगमन होता है तो महिलाएं, किसी के पति फौज में हैं, मोर्चे पर खड़े हैं जी। और जान हथेली पर लिए खड़े हैं, तो वो जिन अनुभूतियों को महसूस की है वो उनके बोलों में टपकती है। क्या बात। और इसीलिए विछोह का पक्ष हमारे उत्तराखंड के बसंत के साहित्य में ज़्यादा है जी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ अन्य लोगों ने भी उसके बारे में लिखा है जी, जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, या नागमती का जो वियोग वर्णन मालिक मोहम्मद जायसी ने किया, नागमती उसमें भी है जी। आप इजाजत दें तो मैं एक दो अंश जरूर सर, जरूर। ये तो बासंती परिवेश है और इसमें तो बसंत पर कविता ना हो तो फिर जी। ये देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है कि उनको वसंत जो है डस रहा है। क्या बात है। फिर वसंत ने मुझे डसा, फिर वसंत ने मुझे डसा, फूल भरी डाल जिसको था पकड़ खड़ा इतराता, झूल गिरी मुझ पर अजगर सी। फिर वसंत ने मुझे डसा, फूल भरी डार जिसको था पकड़ खड़ा इतराता, झूल गिरी मुझ पर अजगर सी, ठंडी एक लपेट ने मुझे आज फिर कसा, मुझे फिर वसंत ने डसा। क्या बात है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है जी। और एक मालिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत में प्रसंग आता है नागमती के वियोग खंड में 12 मासा का, अच्छा, उसकी 2 पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। जरूर। चैत वसंता होई धमारी, माही लेखे ससार उजारी। अच्छा। अब जो संयोग वाला मतलब वसंत में जो संयोग वाला वर्णन है उसके विषय में कबीरदास ने भी लिखा है। अच्छा। अन्य लोगों ने भी लिखा है। अच्छा। और अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जरूर देखिए, संयोग वाला पक्ष आप कहना चाह रहे हैं। हमारे सुमित्रा कुमारी सिन्हा, अच्छा, उन्होंने लिखा है, फिर नई उमंगें लहकी, फिर मीठी चाहें चहकी, फिर मन की राहें महकी, फिर भोली साधें बहकी, फिर सरिता के सूखे तट को चूमने लहर धाई, फिर सरिता के सूखे तट को चूमने लहर धाई, फिर वासंती ऋतु आई। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुमित्रा नंदन पंत हमारे हिंदी साहित्य के गौरव और उत्तराखंड के बेटे, वो लिखते हैं, फिर वसंत की आत्मा आई, मेरे प्रतीक्षा के दुर्वह क्षण, अभिवादन करता भूखा मन, दीप्त आशाओं के वातायन। जी। अभी मैंने चर्चा की थी कि जो हमारे उत्तराखंड के बहुत सारी युवा पीढ़ी है उसको मोर्चे पे जाना पड़ता है जी। तो जो सेना में काम कर रहे हैं सैनिक, उनको लेकर के उनके जीवन का उत्सर्ग भी हो जाता है वहाँ जी। उसे उन वीरों के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी थी जी। वीरों का कैसा हो वसंत, बहुत चर्चित कविता है। वीरों का कैसा हो वसंत, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कांत। क्या बात। पति विदेश के वहां गया हुआ है जी, मोर्चे पर। है वीर देश में किंतु कांत, वीरों का कैसा हो वसंत, भर रही कोकिला इधर तान,
मारू बाज पर उधर गान, रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पालनी जी, जी सर। एक ही बहुत छोटे समय अंतराल में आपने बहुत महत्वपूर्ण कवियों को हमारे सामने एक तरह से उनकी कविताओं के साथ प्रस्तुत किया, और इसी बहाने हम भी उस अतीत में चले गए जब ये युग, खासकर छंदबद्ध कविता का युग, और जब आप सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ रहे थे तो मुझे उनकी एक कविता बुरांस याद आ रही थी जो उन्होंने कुमाऊनी में लिखी है, और पहाड़ के फूलों पर इससे सुंदर कविता मैंने तो कम से कम दूसरी नहीं पढ़ी। निकी पुष्कर जी, आपसे ये जानने का मन है कि हमारे यहाँ जो बसंत है, मधुमास है, इस पर खूब सारी प्रेम कविताएं, प्रेम कहानियाँ मौजूद हैं जी। क्या वजह है, और क्या बसंत को केवल प्रेम का ही पर्याय माना जाना चाहिए, या कहीं आप उस बिछोह वाले पक्ष को भी शामिल करना चाहते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी। मैं समझती हूँ कि बसंत का जो समय होता है जी, कि एक तो समय इतना सुंदर है कि ग्रीष्म आने को है और शीत जाने को है। बहुत अच्छा। तो मतलब ये एक ऋतु संधि इसको हम कहेंगे। ऋतु संधि, बहुत अच्छा शब्द आपने दिया। तो जब इससे आम जन ही इतना प्रभावित हो जाता है तो एक रचनाकार कैसे से अछूता रह सकता है। बहुत अच्छा। तो मैं समझती हूँ कि बसंत इसके लिए बिल्कुल उपयोगी होता है रचनाकारों के लिए, कि यदि, लेकिन फिर इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि यदि आपका मन प्रसन्न है, अगर मन में बसंत है तो आप प्रकृति के बसंत से भी आप वार्तालाप करेंगे और आपकी प्रेम रस की धार ही फूटेगी जी, कलम से भी जी। लेकिन यदि आपका मन उदास है और तो फिर कलम से भी विरह वाला पक्ष ही निकलेगा जी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि दोनों ही पक्ष, जो संयोग वियोग जो दोनों ही है, वो बसंत के लिए एकदम सटीक उपयोगी समय है। बहुत अच्छा। आपने एक आपकी बातचीत में जो एक संधि काल आया, बहुत ही शानदार और अपनी तरह का नया शब्द है जो आपने बसंत को दिया है, कि ग्रीष्म आने वाली है और शीत जाने वाली है जी। और इस दरमियान पालनी जी, आपके पास जो निकी पुष्कर कह रही हैं उसी को एक तरह से कंफर्म करने के लिए बतौर साहित्यकार आपको क्या लगता है कि कोई ऋतु, कोई स्थान का परिवेश, कोई वातावरण लेखक की रचनाशीलता को प्रभावित करता है क्या? जी हाँ, अवश्य। क्या बात। अगर मन प्रसन्न है और मन जिसको कि ये ऋतु की वजह से प्रसन्न होता है, जैसे वसंत आ रहा है तो हमारा भी शरीर भी मन भी सब प्रभावित होते हैं और अच्छा लगता है, तो सृजन भी हम उससे बेहतर करते हैं जो हम शिशिर में नहीं कर पा रहे जी। तो बसंत का कहीं ना कहीं मतलब जो अच्छा मौसम होता है उससे कहीं ना कहीं लेखक का और कवि का मन प्रभावित होता है। इसीलिए हम स्थान परिवर्तन जब करते हैं, कभी हम मनोहारी स्थानों पे में जाते हैं या समुद्र के किनारे जाते हैं या नदी के तट पर जाते हैं, तो हमारे मन में नए नए भाव आते हैं और वो हमारे लेखन में दिखाई पड़ते हैं जी। और इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगी कि जैसे ऐसा लगता है इस मौसम में कि जैसे एक सुसुप्तावस्था से हम जागृत अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जी। और इसमें सिर्फ मतलब हम मानव ही नहीं, सारे ही प्राणी में, तो प्रकृति ही नहीं, मानव ही नहीं, सारे प्राणी, जीव जंतु, अभी चींटियां हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन थोड़े दिनों में दिखाई देने लग जाएगी। जी, जी। तो ये इस तरह का ये समय है कि मतलब एक नए सृजन का समय जी। तो इससे मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा आपने जो पालनी जी की बातचीत में ये अपना पक्ष जोड़ा कि केवल मनुष्य ही नहीं, पूरे जीव जगत और यहाँ तक कि प्रकृति भी आजकल, अब जब हम अपने पर्वतों की तरफ जाते हैं जी तो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नज़ारा होता है प्रकृति का। हाँ पालनी जी कुछ बोलने वाले। संबंध में ना मैं अंग्रेजी के कुछ कवियों के कोटेशंस, एक दो कवियों जरूर जरूर, स्वागत। देखिए, चिली के कवि पाब्लो नेरुदा को 1971 में नोबेल प्राइज मिला। जी, पाब्लो नेरुदा को मिला जी। उनकी पंक्तियां हैं, यू कैन कट ऑल द फ्लावर्स, यू कैन कट ऑल द फ्लावर्स, बट यू कैन नॉट कीप स्प्रिंग फ्रॉम कमिंग।
क्या बात है। बस आप फूलों के पौधों को काट दीजिए, लेकिन फिर भी उनमें आते हुए वसंत को आप नहीं रोक सकते। वो कटा हुआ वृक्ष भी फूलेगा। बहुत है जी। और ये जो चीजें हैं कि मन को टच करता है वसंत भी, और इससे संपूर्ण विश्व में रचनाकार प्रभावित होते रहे। इसीलिए लियो टॉल्स्टॉय ने कहा, स्प्रिंग इज द टाइम ऑफ प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स। हम बसंत में अपनी नई योजनाएं बना सकते हैं, प्लान्स एंड प्रोजेक्ट, यस, उनको कर सकते हैं। और एक जोफ्री बी चार्ल्सवर्थ जो है यॉर्कशायर के कवि हैं, वो कहते हैं स्प्रिंग मेक्स इट्स ओन स्टेटमेंट्स। अच्छा, वसंत अपनी बात खुद कहता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। स्प्रिंग मेक्स इट्स ओन स्टेटमेंट्स सो लाउड एंड क्लियर, इतने स्पष्ट, दैट द गार्डनर सीम्स टू बी ओनली वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स नॉट द कंपोजर। कि माली जो है वसंत अपनी आवाज खुद अभिव्यक्ति स्वयं प्रदान कर रहा है जोरदार शब्दों में, और माली केवल एक उपकरण मात्र रह जाता है। क्या बात। और एक लाइन में और कहना चाहूंगा जी कि जो मार्क ट्वेन हुए अमेरिका के प्रसिद्ध राइटर, उन्होंने लिखा है कि इन द स्प्रिंग आई हैव काउंटेड 136 डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर ओके इनसाइड ऑफ 24 आवर्स। क्या बात है। 24 घंटों में मैंने 136 मौसम बदलते हुए देखे हैं वसंत में। ये मार्क ट्वेन कह रहे हैं। मार्क ट्वेन कह रहे हैं। और बिशप रेगिनाल्ड हर्बर तो कहते हैं, स्प्रिंग अनलॉक्स द फ्लावर्स टू पेंट द लाफिंग सॉइल। हंसती हुई धरती को फूलों से पेंट कर देता है वसंत। जी जी जी, है ना। पालनी जी। जी सर। ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन और वक्तव्य आप हमको विभिन्न कवियों के, लेखकों के सुनाते रहे हैं, इसमें पाब्लो नेरुदा का तो ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि अगर आप सारे फूलों को तोड़ भी दें तो आप बसंत को आने से नहीं रोक सकते। और मार्क ट्वेन को जो आप कहते हैं कि एक केवल 24 घंटे में आपने 100 से ज़्यादा ऋतुएं गिन दी, तो ये बसंत में ही संभव है। लेकिन निकी पुष्कर जी, ये जो जब हम बसंत की चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जो एक मादकता वाला पक्ष है वो बड़ा प्रभावी हो जाता है, वो पूरे विश्व साहित्य में है। जी जी। ये पालनी जी भी जिन कोटेशंस को ले रहे थे, भले उनका अर्थ बड़ा समग्र है जी, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि जैसे हमने ताजमहल को एक प्रेम की निशानी भर बना दिया है। जी जी। लेकिन एक शायर तो ये भी कहता है कि हम गरीबों की गरीबी का उड़ाया है मजाक। ठीक इसी तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि बसंत को हमने खाली प्रेमी युगलों के उत्सव का त्योहार, वो ऋतु मान लिया हो, और इसके कुछ और पक्ष ऐसे हैं जिनकी तरफ गंभीर सिंह पालनी संकेत कर रहे हैं। जी। वो जो विराट प्रकृति है, उसका सौंदर्य है, क्या लगता है ऐसा, या आपको थोड़ा सा इतना और जोड़ दूं कि साहित्य में कहीं इसके इतर जी कुछ और पढ़ने को मिलता है? जी, मैं समझती हूँ कि बसंत सिर्फ प्रेम का ही समय नहीं है जी। बसंत में एक नव सृजन का समय है बसंत, कि एक मतलब नया जीवन आरंभ होता है। बहुत अच्छा। और जैसे इस वक्त रबी की फसल तैयार हो जाती है, किसान नई फसलों की तैयारी करते हैं, और चारों तरफ मतलब एक जिसको कहूँ मैं कि श्रृंगार तो है ही, मतलब वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक नए जीवन का आरंभ भी है। और हमारे तो नया जो वर्ष हिंदू नव वर्ष होता है वो भी बसंत से ही आरंभ होता है। बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है बसंत जी। बसंत बहुत व्यापक अर्थ है बसंत का। जी जी। एक अंग्रेजी के लेखक हैं, वो ये कहते हैं जी, साइंस हैज नेवर ड्रम्ड अप क्वाइट एज इफेक्टिव ए ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट एज ए सनिंग स्प्रिंग डे
मतलब धूप भरा एक वसंती दिन जितनी मादकता ला सकता है, वैसा ट्रैंक्विलाइटिंग एजेंट जो है, वैसी कोई दवा विज्ञान अभी नहीं खोज पाया। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार कोटेशन है। लेकिन निकी पुष्कर जी, जैसे अभी आपके ही वक्तव्य में ये बात आई कि बसंत केवल प्रेम की ऋतु नहीं है, और भी पक्ष हैं, लेकिन बतौर कवित्री आपको कहीं मिलता है कुछ कि इसके अलावा भी कुछ और है? खासकर जैसे वो विरह पक्ष की मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी की आपने चर्चा की है, जायसी ने बसंत के विरह पक्ष को भी लिया है, लेकिन उसके बाद कहीं नजर आता है विरह पक्ष। मैं समझती हूँ कि विरह पर भी खूब लिखा गया है। अच्छा। बसंत, जैसे नागमती का वियोग वर्णन उसमें भी आता है जी। और जैसे सर ने अभी कालिदास के मतलब चर्चा की थी, उसमें भी आता है, और प्रेम तो है ही। जी जी जी। गंभीर सिंह पालनी जी, मैं एक सवाल आपसे और लेकर, एक जो थोड़ा टेक्निकल सा सवाल है, और वो ये है कि कविता में जैसे निकी पुष्कर कह रही हैं कि बसंत हर जगह बड़ी शानदार अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है। हमारा जो गद्य साहित्य है, जो प्रोज वाला पक्ष है, जिसमें हमारी कहानियाँ हैं, नाटक हैं, उपन्यास हैं, उसमें बसंत क्या आपको नहीं लगता कि कहीं अनुपस्थित सा है, या उस धमक के साथ नहीं है जैसी धमक के साथ वो कविताओं में है? हाँ, क्या मैं सही हूँ? आपने बिल्कुल सही कहा। क्या बात है, चलिए। और मैं भी ध्यान रखूंगा ये मेरे भी साहित्य में कभी चित्रित हो कहीं पर। क्या बात है, ये बड़ी उपलब्धि, इस कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि आना चाहिए कि आपके बसंत आना चाहिए। हाँ, गद्य में कम है, प्रोज में बसंत कम मिलता है, जबकि कविताओं में वो बसंत आना चाहिए। जी जी। मैं आपके सुझावों को स्वयं तो स्वीकार करता ही। चलिए, ये अच्छी बात है कि अब हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो आपकी एक शानदार कहानी हमको मिलेगी, उसमें बसंत अपनी पूरी धमक के साथ मौजूद होगा। निकी पुष्कर जी, जब आप कविताएं लिखती हैं जी सर, तो कभी आपको महसूस होता है कि जैसे कोई दिन का पक्ष है, कोई मौसम का पक्ष है, वो आपकी कविता को प्रभावित करता है? बिल्कुल सर, करता है। अच्छा। और उससे मतलब दिन का, शाम का, वो तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि मन का जो मौसम होता है ना, क्या बात, वो ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत बड़ी बात। यदि आपका मन कैसा है, तो ये मैं समझती हूँ ये महत्वपूर्ण है कि मन कैसा है। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि मन के होने और उसमें भी मौसम एक पक्ष होता है। जैसे सर ने अभी कहा है कि हम जैसे पहाड़ों पे चले जाते हैं, नदी के किनारे चले जाते हैं, तो हम इसीलिए जाते हैं, और वहाँ जाकर बिल्कुल नवसृजन होता है। जी जी। तो ये भी गंभीर सिंह पालनी जी, हिंदी का, और ये यूँ समझिए कि पूरा जो वैश्विक साहित्य है उसमें जो बसंत मौजूद है, और जो हिंदी साहित्य में बसंत मौजूद है, उसमें आप कितना अंतर पाते हैं? बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ। हमारे जो लोग हैं जी, खास तौर पे नई पीढ़ियों के जी, वो कई तरह के वादों से बंध कर लेखन करते हैं। अच्छा। और जो एक कहिए कि सामान्य मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं, अभिव्यक्तियां हैं, और उस तरह के अनुभव हैं जीवन से जुड़े, हाँ, उनको उतारने से कई बार ऐसा लगता है कि वो इसको विषय नहीं बनाते या बनाना नहीं चाहते, और धार इस तरह की लाना चाहते हैं जो उनके निजी जीवन में भी नहीं होती। ओके जी। व्यवहार में साहित्यकार और रचना कर्म में साहित्यकार दोनों जी कई बार अलग चीजें भी देखने को मिलती हैं। गंभीर सिंह पालनी जी, ये जिस तरफ आप बहस को ले गए हैं, ये अपने आप में बहुत विराट विषय है, और ये आपने ठीक कहा कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हम आज के दौर में हम सभी इतने मैकेनिकल से बन गए हैं कि हमारे चारों तरफ कितना बसंत खिल रहा है, कैसी हवा चल रही है, कैसा संगीत, ध्यान ही जाता, उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। आपने बहुत, बल्कि अच्छा होता अगर आप यहीं से अपनी बहस शुरू करते,
तो मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम की वो कुछ और होती है। बहरहाल गंभीर सिंह पालनी जी और निकी पुष्कर जी, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए और इतने शानदार विषय पर, बसंत जैसे विराट विषय पर आपने अपनी बात रखी। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार कुछ नए मेहमानों को लेकर किसी नए विषय के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।